वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करें एक बहुत ही आम सा मसला है, लेकिन जिसके साथ मसला है उसकी ज़िंदगी में बड़ी तकलीफ़ है। वो है बदहज़मी, जलन, तेज़ाबियत। ये बहुत आम से मसाइल हैं। इस हवाले से हम आपकी कॉल्स भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट प्रोफेसर एस एम मुनीर साहब। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे पहले हमारे पास एक लिस्ट हो चुकी है तो कॉलर्स की, जल्दी जल्दी में सबके सवाल का जवाब भी दीजिएगा और एसिडिटी के हवाले से मैं आपसे कुछ और बातें भी करूंगा। इनायत फराचा साहब ने पूछा था कि अब एक तो उनके गले का मसला, तो वो आपने बता दिया था कि उनकी बेगम साहिबा हैं और उनके उल्टे हाथ से अक्सर मैदे में से आवाज़ें आ रही होती हैं। हाँ, वो मैदे का नहीं है मसला, उनका वो लार्ज गट का या बड़ी आंत का मसला है। उसकी वजह से फिर वो उनको महसूस होता है कि उस लेफ़्ट साइड में तो पेन होता है और उनको हैवीनेस महसूस होती है उसकी लेकिन वो कह रही पेन नहीं है, उनको आवाज़ें आती हैं, आवाज़ें नॉर्मल आती होती हैं हैं। आवाज़ें आना। जी हाँ, वो नॉर्मल आती हैं, उसके लिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो है मैदे की वजह से नहीं है, क्योंकि उनको मैदे में तो तकलीफ़ है नहीं। तो लेफ़्ट साइड के ऊपर जो एब्डोमेन के अंदर, पेट के अंदर जो है वो लार्ज गट है और उसी के अंदर से उसके अच्छा, बहुत से लोगों को बड़ी शर्मिंदगी फील होती है ना, गुड़ गुड़ की आवाज़ आ रही है। ये नॉर्मल फ्लोरा होता है बॉडी के अंदर भी और इंटेस्टाइन के अंदर भी, किसी में कम होता है किसी में ज़्यादा होता है। तो वो मूवमेंट की वजह से उसके अंदर या गैस फॉर्मेशन होती है तो उसके अंदर से नॉइज़ महसूस होती है। तो शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। उनको उसके अंदर वेजिटेबल्स और वो ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, पानी पीना चाहिए, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है उसके अंदर। ठीक है, शर्माए नहीं, अपनी बेगम साहिबा से कहें आवाज़ नॉर्मल है, वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा कर दीजिए। अच्छा, अटक से कॉलर हैं, गुलाम सीना साहिबा हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी खैरियत, शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, फरमाइए। जी मुझे 3-4 माह हो गए हैं, बहुत ज्यादा खांसी आती है। बहुत दफा मैंने ये दवाइयाँ भी ली हैं, डॉक्टर को भी चेक करवाया, आराम आ जाता है। 2-3 दिन के बाद फिर नजला और खांसी शुरू हो जाती है। जी ठीक है, सीने में कोई जलन, तेजाबियत, बदहजमी? नहीं, वैसे मैं शुगर की मरीज हूँ। शुगर की मरीज हूँ। ठीक है। तो जलन वगैरह पिछले दिनों में मैदे से होती है, लेकिन अब तो नहीं होती। अब नहीं होती है। जी ठीक है। उम्र कितनी? बहुत ज्यादा। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 60 ईयर्स। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अभी आपके सवाल देने की कोशिश करते हैं और हमारी इस वक्त जो है बहुत ही एक रेगुलर व्यूअर, रेगुलर और काबिल एहतराम कॉलर रिजवाना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। जनाब, टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है आप। जनाब। हाँ, मेरा सवाल आपसे ये है कि देखें कि अल्सर की सिम्टम्स क्या होते हैं। इसलिए कि बहुत से लोगों को अल्सर जब पता चलता है जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी होती है ना, किसी के सर में दर्द होता है, किसी को कुछ होता है, तो ये क्लियर करें एक बात। और दूसरी एक बात मुझे ये पूछनी है, ये ज़रूर आप जवाब मुझे देंगे। अच्छा, मैं टीवी देख रही हूँ इसलिए कि ये देखिए एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है ना, तो उससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से अक्सर लोगों को क्या होता है कि दिल में अगर दर्द हो रहा है, जी आपको गैस्ट्रिक है, ये सर में दर्द हुआ तो गैस्ट्रिक है। तो मुझे ये क्लियर करके बताएं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कहाँ कहाँ जाके हमें परेशान कर सकती है और पूरे जिस्म में कहाँ कहाँ घूमती है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, जो मैं पहले ये सवाल जमा हो गए और उसमें इन सब को जवाब भी मिलने की हो सकता है मिल जाए। ये जो तेज़ाबियत या एसिडिटी जिनको होती है उसमें और जो अल्सर होता है उसकी अलामत में क्या फ़र्क होता है? सारे ग्रुप को एसिड पेप्टिक डिजीज़ कहते हैं, यानी अल्सर से रिलेटेड या एसिड से रिलेटेड डिजीज़ हैं। शुरू के अंदर जो है वो तेज़ाबियत होती है या गैस्ट्राइटिस होता है, यानी इन्फ्लेमेशन होती है। तकलीफ़ वही होती है जैसे कि जलन हो या खाना खाने के बाद पेन हो। जब ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाए तो फिर यही एसिड मैदे के अंदर या छोटी आंत के अंदर अल्सर पैदा कर देता है। अल्सर का मतलब है कि नॉर्मल लाइनिंग जो है स्टमक की है वो अब उस एसिड की वजह से एबनॉर्मल हो गई है या थोड़ी सी कट गई है और जख्म हो गया, जख्म बन गया वहाँ पे, ठीक है, उसको अल्सर कहते हैं। वो अब उससे गैस्ट्राइटिस से या नॉर्मल लाइनिंग से कैसे डिफरेंस कर सकते हैं वो हम एंडोस्कोपी के ऊपर देखते हैं। ऐसे देख के अंदाजे से पहले ज़माने में कह दिया जाता था कि जी इसको अल्सर है, लेकिन आजकल जब तक एंडोस्कोपी करके या उससे पहले के ज़माने में बेरियम मील का टेस्ट करके देख लिया जाता था, फिर उसको कहा जाता था कि इसको अल्सर है। तो ये एक कॉमन सेंस की लैंग्वेज के अंदर तो हम हर इस बेटे की तकलीफ़ को अल्सर डिस्क्राइब कर देते हैं,
तकलीफ़ जो है मैदे में तेज़ाबियत और अल्सर दोनों में एक ही किस्म की हो सकती है, लेकिन जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है वो अल्सर के अंदर हो सकता है कि अल्सर फट जाए तो उसके अंदर से ब्लीड शुरू हो जाए और खून की उल्टी आनी शुरू हो जाए, या पखाने के रास्ते में खून ज़ाया होना शुरू हो जाए, तो वो अल्सर की ब्लीडिंग कहते हैं। अच्छा, आम तेज़ाबियत में देखें, जैसा मैंने देखा है कि वज़न में कोई कमी नहीं हुई है, अल्सर में भी वज़न में कमी होती है या नहीं? नहीं, कई अल्सर जो होते हैं स्टमक के हों तो उसके अंदर वज़न ज़्यादा हो जाता है, क्यों कि वो अल्सर की जो है तकलीफ़ है वो खाना खाने से बेहतर हो जाती है, इसलिए मरीज़ जो है वो बार बार खाना खाता है, तो वो रात को भी उठ के खाना खाता है, उससे तकलीफ़ ज़्यादा उसकी ठीक हो जाती है। कौन सा अल्सर है? ये मैदे के अल्सर की वजह से होता है, मतलब पेप्टिक एक होता है गैस्ट्रिक और एक गैस्ट्रिक ड्यूडेनल अल्सर की वजह से होता है, या ड्यूडेनल जो है। ड्यूडिनल अल्सर जो है वो ड्यूडिनम छोटी आंत के अंदर होता है, और उसके अंदर मसला ये है कि अगर वो हो, जैसे एक साहब ने कहा कि मुझे बैक के अंदर पेन होता है, तो वो उसका अल्सर अगर पोस्टीरियर पार्ट में ड्यूडिनम के पिछले वाली दीवार के साथ अल्सर है तो उसका पेन जो है वो पीछे की तरफ भी रेडिएट करता है या पीछे की तरफ जाता है, तो ड्यूडिनल अल्सर के अंदर जो है उसके अंदर भी ब्लीडिंग हो सकती है और उसके अंदर भी अल्सर होता है, उसमें आदमी खाना नहीं खाता और खाली पेट रहने की तो ये होते हैं डॉक्टर साहब, ये तमाम जो मसले हैं बदहज़मी के, क्या हम लोग ज़्यादा खाना खाते हैं इस वजह से होते हैं? ये ज़्यादा खाना एक वजह है, और हम या चटपटे खाना क्या खाते हैं वो दूसरी वजह है, तीसरी वजह ये हम खाना किस वक्त खाते हैं और हमारा लाइफस्टाइल क्या है। ऐसे चलते फिरते खाना खा रहे हैं, जब मिल गया उस वक्त खाना खा लिया, और जिस वक्त जो चीज़ पसंद आई वो इस्तेमाल कर ली, ये सब चीज़ें नहीं। खाना खाने एक पूरी मेडिसिन है जिसको न्यूट्रिशन कहते हैं, कि आपको बॉडी को कौन कौन सी ग़िज़ायात या ग़िज़ा के अंदर कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। तो क्वांटिटी को अगर पहले फोकस करें, क्वांटिटी ये है कि जी आदमी को जितनी भूख लग रही है उससे कम खाएं। खाने के जो 24 घंटे के अंदर 2 मेन मील्स होते हैं और बाद में कुछ स्नैक्स होते हैं, तो ये नहीं है कि आदमी हर दफ़ा खाना खाए, पेट भर के खाए, खूब ज़्यादा खाए और इतना खाए कि जी उसका पेट ही फूल जाए। नहीं, पेट तो भर जाता है, हवस नहीं ख़त्म होती, हवस ख़त्म नहीं होती, तो वो गलत है। आप जाएं, मैं आपको यकीन कीजिए, अपने घर में तो खैर लोग जितना खाते हैं, किसी दावत में चले जाएं, अरे भाई एक प्लेट टिक्कों से भरी हुई होगी, एक में बिरयानी होगी, एक में फिश होगी, और वो चाहे खा भी ना सकें, हवस शायद हमें कुछ ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह से ये मैदे की तकलीफ़ें भी ज़्यादा हो गई हैं। अच्छा, क्या हर आदमी जो ज़्यादा खाना खाता है उसको ये तकलीफ़ हो सकती है? हर आदमी, ये सही है बिल्कुल। ये नहीं है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना खाएं और वो कहेंगे जी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती, आज उनको नहीं हो रही, लेकिन जिसमें और सिर्फ मैदे की नहीं होगी, उसके अंदर उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, उसके अंदर उनके लिवर का प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम है और लिवर के अंदर चर्बी जमा हो जाती है ज़्यादा खाना खाने से। तो खाना जो है वो टाइम पे खाना चाहिए और कम खाना चाहिए, और अगर कम खाएंगे तो जो उसकी ग़िज़ाइयत है वो बिल्कुल मुनासिब किस्म की होनी। अच्छा, ये तो क्वांटिटी होगी, अब आते हैं क्वालिटी ऑफ फूड। अब आपको पता है हम लोग फितरतन थोड़े से हम चटपटी कौम है ना, हर चीज़ में टीवी पे भी कुछ चटपटा पानो बड़ा मज़ा आ रहा होता है, ठीक है, हम खाने भी चटपटे हों तो ज़रा अच्छा लगता है। तो किस तरह का आप खाते हैं? उबले हुए खाने तो हम चाइनीज़ तो है नहीं कि उबले हुए खाने खाएंगे, तो किस तरह के खाने? चाइनीज़ तो सारे होते हैं, वो भी चाइनीज़ तो बहुत मशहूर है कि जी चटपटे खाने खाते हैं। हमें यहाँ पे सारे चाइनीज़ रेस्टोरेंट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं, तो आप देखें ना, वो जो चिकन कॉर्न सूप लाते हैं हम, उसमें इतने मसाले डालते हैं कि उसको पूरी मगज़ निहारी बना देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, ये है कि खाना जो है बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा नमक भी नहीं होना चाहिए। किसी खाने को भी टेस्टफुल बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा एडेड सॉल्ट डाल दें। यही वजह है कि तंदूर का जो नान होता है या सोडे वाला नान होता है उसके अंदर नमक थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा टेस्टी होता है और ज़्यादा खाया जाता है। तो मुनासिब किस्म का नमक हो और मुनासिब साइज़ की चपाती हो तो वही इस्तेमाल करनी चाहिए। और तंदूर की जो रोटी जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, एक होती है सोडे की, एक होती है जो रोटी होती है वो पानी से बनती है और सिर्फ आटे की होती है या वीट की होती है, वो तो सही है। लेकिन जब उसके अंदर दूसरी चीज़ें शामिल कर दी जाती हैं तो वो फिर मैदे के अंदर जाके गैस पैदा करती है। ये तंदूर की रोटी आप कह रहे हैं कि ये रोज़ाना खाना मुनासिब नहीं? रोज़ाना खाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हो गया तो बात ही तंदूर की रोटी, वो उन सबको पूरी उसी वजह से ये तकलीफ हो रही है। पहले लोगों के घरों में रोटी पकती थी, अब किसी के घर में रोटी पकती नहीं है और सब के सब वो तंदूर से लेके आते हैं और सबके ये गैस का प्रॉब्लम होता है, तो ये तो उन्हीं का मसला है। अच्छा, एक सवाल मुझसे पूछा जा रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम ऑफिस के आए, अपने मुलाजमत पे गए, कारोबार पे गए, और दोपहर का जो खाना होता है कि उनको ताज़ी रोटी चाहिए होती है, तो घर से तो बेगम ला के देने से रहीं,
तो वो तो तंदूर मतलब सालन सुबह ले आए और तंदूर की रोटियाँ वहाँ से मंगवा ली करीब से। वो क्या कह रहे हैं सर? नहीं, चपाती भी मिलती है और घर से सालन ला सकते हैं तो रोटी भी आ जाती है, वो भी गर्म हो जाती है एक बात। और तंदूर की रोटी 2 टाइप की होती है, एक के अंदर सिर्फ वीट होता है, दूसरे के अंदर जो है उसमें मैदा और सोडा भी शामिल करते हैं। सर कैसे पता चलेगा उसका? तंदूर वाले तो बस कहते हैं नान दे दो भाई। हाँ, पता चल जाता है बिल्कुल। घरों में जो बनती है और तंदूर की रोटी वो तो आटे की होती है। नहीं, घरों में तो सिर्फ रोटी बनती है, तंदूर तो होते नहीं है। तंदूर होते हैं बिल्कुल। नहीं, अब हम घर में कहाँ तंदूर? नहीं, आप गांव में चले जाएं, वो गाँव में तंदूर ही तो है। छोड़े, हम अपने घर की बात ज़्यादा लोग तो गांव में ही रहते हैं ना, और घरों में भी है यहाँ पे तंदूर तो होते हैं बिल्कुल। तो ये बाजार की रोटी जो है, बाजार से चपाती मंगवा लें, चपाती खा सकते हैं। उसमें कम सोडा होता है? उसमें होता ही नहीं है। खुद ही होता? उसमें कैसे होगा? चलें जी, जो लोग बाहर से खा रहे हैं तो प्लीज़ आप चपाती पे आ जाइए। नान से नान जो है दैट इज मोर खाएं, कभी कभी खा लें। हार्मफुल है बिल्कुल। अच्छा, ये जो शीरमाल और ताफ्तान वगैरह हैं, इनके अंदर भी ज़्यादा जो है वो उसकी वजह से भी रोज़ाना शीरमाल या ताफ्तान खाएंगे तो फिर उससे भी कभी कभी खा सकते हैं। कभी कभी तो खैर कोई चीज़ भी खा सकते हैं। हाँ, शीरमाल मुझे वैसे बहुत पसंद है, इसलिए मैं कह रहा शीरमाल भी था। खाएं चलें, कभी कभी खा सकते हैं, मतलब कोई चीज़ मना नहीं कर रहे भाई, आप लोग परेशान नहीं हो। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, आमना थी गिलगित से, इनका सवाल ये था कि आम दिन में वक्त उनको भूख लगती है, लेकिन जैसे ही खाना खाने बैठती हैं तो एक दो निवाले भी नहीं खाए, उनको बस पेट भर जाता है और लगता है पेट फूल गया है। ये क्या लग रहा है इनको? अर्ली स्टाइटी है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैदे की वजह से हो, उनको अपना अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। हो सकता है कि गॉल स्टोन की वजह से या गॉल ब्लैडर डिजीज़ की वजह से उनको ये तकलीफ़ होती है कि खाना नहीं खाया जाता, और जैसे ही खाना खाती हैं उनका पेट फूल जाता है और गैस फॉर्मेशन हो जाती है। तो उनको अपना टेस्ट करवाना चाहिए, एक तो उनके ब्लड के टेस्ट, दूसरा उनको अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए अपने मैदे का, और अगर फिर भी ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता तो एंडोस्कोपी करवा के देखना चाहिए और उसकी बायोप्सी लें तो पता चले कि उनको क्या प्रॉब्लम हो। ठीक है, फराह साहिबा थी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, और मिसेस हामिद थी, दोनों की उम्र 40 साल। फराह साहिबा को ये था कि वो मैदे में तेज़ाबियत है 20 साल से, और 6 साल से उनको आर्थराइटिस भी है, गैस वो कहती हैं चढ़ती है, बनती है और दिमाग में चली जाती है। ठीक है, बहुत सी गोलियां भी इन्होंने ली हैं, लेकिन जब गोलियां खाती तो फ़र्क पड़ता है, वैसे फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या मशवरा देंगे आप उनको? फराह साहिबा का तो प्रॉब्लम ये है कि उनको हम एक कहेंगे कि वो आर्थराइटिस है उनको, उसकी दवाएं भी ले रही हैं, उसकी वजह से भी गैस पैदा होती है, लेकिन तेज़ाबियत भी होती है। और वो खैर कह रही हैं कि जी मुझे तो गैस का प्रॉब्लम 20 साल से है, आर्थराइटिस तो मुझे अभी बाद में हुआ है। तो ये आंतों की तेज़ी होती है, इरिटेबल बावल सिंड्रोम कहते हैं जिसको, वो मैदे के अंदर हो जाए तो उसको हम डिस्पेप्सिया कहते हैं। उनका ये प्रॉब्लम है, उनको ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, एक दो कोई एंटासिड ले लें वो, और साथ में कोई खाना टाइम पे खाएं तो उनका प्रॉब्लम इसी चीज़ से सॉल्व हो जाएगा। उनका प्रॉब्लम नहीं लगता ज़्यादा। जो दूसरी थी मिसेस हामिद, इनका प्रॉब्लम है ये, इन्होंने जिस डिस्क्राइब किया कि जी पेन होता है, उनको खाने की तकलीफ़ होती है। इनको अपने रूटीन के सब ब्लड के टेस्ट करवाने चाहिए, अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, और इनको दवा लंबे अरसे तक इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और लंबा अरसा कम से कम 6 वीक्स तक तो इस्तेमाल करें, तो फिर इनका ये तकलीफ़ जो है मैदे की, एसिडिटी की और गैस की, ये इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, एक मसला है, मसला ये है कि सवालात भी बहुत ज़्यादा, कॉलर भी बहुत ज़्यादा, और अभी टॉपिक तो शुरू ही हुआ है। अगले हफ्ते बरोज़ बुध, जैसे कि आपसे ब्रेक पे हमारी बात हुई है, इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से को कंटिन्यू करते हैं, और डिस्कस आज नहीं, उसका हल भी, बहुत सी जो बातें हैं उसका हल भी निकालना है। एनीवेज डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप इस प्रोग्राम में आए, और बहुत सारी दुआएं हैं कि बस आप लोगों की खिदमत भी अदा करते रहें और इस प्रोग्राम में भी आते रहें। नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम, और प्रोग्राम अभी ख़त्म नहीं हुआ, टॉपिक अभी बाकी है, प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। इसी प्रोग्राम का अगला हिस्सा जो होगा अगले हफ्ते बुध वाले दिन डॉक्टर साहब दोबारा मौजूद होंगे, और जो अब्दुल रहीम साहब हैं, इनके पीछे जो दर्द हो रहा है, मोस्ट सस्पेक्टेड ये है कि शायद आपको डियोडेनल अल्सर भी हो। दूसरा ये कि ग़ुलाम सीना साहिबा थी, और आपको जो खांसी की तकलीफ़ है बहुत अरसे से, उसका एक रीज़न एलर्जी भी हो सकती है, और दूसरा ये कि शायद आपको कोई तेज़ाबियत का भी मसला हो जिसकी वजह से शायद आपको खांसी हो। बेस्ट ये है कि
फिजिशियन से, अपने करीबी फैमिली फिजिशियन से एक कांटेक्ट ज़रूर करें, ठीक है। और दूसरा ये कि इस प्रोग्राम तलिक जिन लोगों के अभी कॉल नहीं मिल सकी हैं, अपने सवालात आप हमें फेसबुक पे भी भेज सकते हैं। क्लिनिक ऑनलाइन की जो ईमेल है cliniconline@health-tv.tv, या फेसबुक पे जाकर क्लिनिक ऑनलाइन के पेज में भी अपने सवालात से हमें आगाह कर सकते हैं। ये हफ़्ता ख़त्म हुआ, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होंगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।